नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और आज केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनका स्वागत होगा एयरपोर्ट पर और उसके बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करणपुर में मौजूद सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही जवानों और अधिकारियों के साथ आज डिनर का भी उनका प्रोग्राम है। और साथ ही गृह मंत्री बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों से चर्चा भी करेंगे और कैंप में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। और वहीं सुबह 25 मार्च की सुबह गृह मंत्री सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम में लगभग 3 घंटे वे यहां पर मौजूद रहेंगे और सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवान यहां पर अपने हैरतअंगेज और जाबाज करतब परेड ग्राउंड पर दिखाएंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और अगली खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी के मामले को लेकर एक आपात स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इसके मेंबर होने के नाते वे जाएंगे। सीएलपी लीडर फ्रंटल हेड की दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई है और दिल्ली में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। दरअसल बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बयान दिया था, उस बयान को लेकर सूरत की एक अदालत के द्वारा उनको सजा सुनाई गई थी। हालांकि जमानत उन्हें तुरंत मिल गई थी, लेकिन उस मामले को लेकर लगातार अब कांग्रेस इसके खिलाफ रणनीति बना रही है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, भूपेश बघेल आज दिल्ली जा रहे हैं, आपात बैठक बुलाई गई है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई है राहुल गांधी के मसले को और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे और तमाम जो स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर हैं और सीएलपी लीडर्स हैं, इसके साथ ही फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि पूरे देश भर में एआईसीसी की तरफ से किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा इस मसले को लेकर, कानूनन और तमाम तरह के जो और भी जो पहलू हैं उस पर विचार किया जाएगा और जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है वो इशू बनेगा इस पर पूरे देश भर में। कल भी जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है अम्बेडकर चौक पे बैठे थे और अलग अलग तरीके से एनएसयूआई जो है और यूथ कांग्रेस किया था, की बैठक बुलाई गई है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। शाम को 5 बजे ये बैठक रखी गई है, आपातकालीन बैठक है, तो चूंकि अभी मुख्यमंत्री के अलग अलग शेड्यूल है और उसके बाद में वो किस समय दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, देखने वाली बात होगी क्या है कि जो लोग दिल्ली के भीतर हैं वो दिल्ली से शामिल होंगे, जो बाहर से में है वो जो है वो जूम के जरिए भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो वहां पर दिल्ली में जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, और चूंकि पार्टी संगठन स्तर पर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी भूपेश बघेल के जिम्मे रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और शाम तक उन्हें दिल्ली पहुंचना है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें शिवराज सरकार के रोजगार पर फोकस को देखते हुए रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2,03,174 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना, उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना और स्वनिधि योजना के तहत युवाओं को रोजगार के मौके दिए जाने की तैयारी है और इसी के साथ शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋण दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान नीमच में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके अलावा सीएम नीमच को कई विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। युवाओं को लेकर उनका जो प्रयास है, इससे उम्मीद करते हैं कि युवाओं को उनके जो रोजगार की समस्या उससे छुटकारा मिलेगा। और आज की 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उससे, और साथ साथ नीमच में जो कार्यक्रम है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 365 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दरअसल चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर 4% तक पहुंच गई है। नए मरीजों में 8 भोपाल,
4 इंदौर, 2 अलीराजपुर और 1 जबलपुर का है। और इनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि किस वेरिएंट से ये ग्रसित हैं। माना यह जा रहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 यानी 1.16 के दस्तक हो चुकी है और इस वजह से मध्य प्रदेश समेत देश भर में मरीजों की संख्या अब बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 272 सैंपल्स की जांच में 4, सोमवार को 260 सैंपल्स की जांच में 5 मरीज पाए गए थे। प्रदेश में मार्च अप्रैल में 2022 में कोरोना की तीसरी लहर के बाद प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 10 से नीचे रही है और दिसंबर 2022 और इस साल के जनवरी में ज्यादातर दिनों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। फरवरी में एक दिन में सर्वाधिक 8 मामले सामने आए थे, जबकि इस तरफ हाल के समय में कोरोना के जो संक्रमण दर है वो 4% तक पहुंच गई है, जो कि एक चिंता की बात है। और इसके साथ ही सैंपल्स की जांच, जीनोम सीक्वेंसी, वेरिएंट का पता लगाने के लिए सीक्वेंसिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कोरोना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है और प्रदेश भर में 15 जो कोरोना के मरीज हैं वो मिले हैं। क्या तैयारियां हैं सर? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारियां हैं। वैसे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी सावधानी और हमको बरतना चाहिए लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग सावधान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, एक दूसरे से करीब ना आए और मास्क लगाकर भी रखें। जी सर, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 4% पर पहुंच गई है। अस्पताल में हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं सारी, कहीं कोई प्रकार की हम लोग सारी व्यवस्थाएं करके हम लोग रखे हुए। सर, अवेयरनेस को लेकर क्या फिर से एक बार अभियान चलाने की तैयारी है कि लोग अब जागरूक हों, क्योंकि फिर से रफ्तार पकड़ लिया, लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग भूल गए हैं, भीड़ बहुत हो रही है जगह जगह पर। नहीं, मैं आपके माध्यम से नागरिकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। सावधानी ही सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है। तो फिलहाल कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच तैयारियां सारी हैं, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है, लोगों का जागरूक होना जरूरी है और लोग खुद जागरूक रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और खबर ग्वालियर से, जहां पर गदाईपुरा के एक निजी कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की गई। दरअसल कार और बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की। कोचिंग संचालक के साथ बैच के विवाद के बाद यह फायरिंग हुई। दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया, बैच की टाइमिंग को लेकर कुछ विवाद था और इसी विवाद के चलते फायरिंग हुई। आपको बता दें कि गोली नाम के एक शख्स पर फायरिंग किए जाने का आरोप है। सीसीटीवी जो वहां लगा हुआ है, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर कार सवार कुछ लोग आते हैं और बाइक सवार फायरिंग करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और कोचिंग सेंटर के बाहर ये फायरिंग हुई थी। कोई बैच की टाइमिंग को लेकर विवाद था। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, ये राहत की बात है। और ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की गई और फायरिंग महज इस बात को लेकर कि बैच की टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ और विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। गोली नाम के एक शख्स पर इस फायरिंग को अंजाम देने का आरोप है और इस पूरे मामले में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है। गदाईपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उन आरोपियों की पहचान कर, उन्हें आइडेंटिफाई कर, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल कार और बाइक सवार लोगों द्वारा फायरिंग की गई। यहां बैच की टाइमिंग को लेकर कोचिंग संचालक से कुछ विवाद था और फिर यह भी आरोप है कि गोली नाम का कोई शख्स है जिसने फायरिंग की और गदाईपुरा के एक निजी कोचिंग सेंटर के बाहर यह फायरिंग हुई। खबर चिरमिरी से, जहां दुबई में चिरमिरी के एक शख्स की मौत हो गई। काम करने के दौरान विवेक की मौत हो गई। दरअसल परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली, परिजन तभी से गमजदा है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। परिजनों ने शव भारत लाए जाने की गुहार लगाई है।
केंद्र और राज्य सरकार से गुहार वो लगा रहे हैं। दरअसल दुबई के ग्लो शिपिंग लाइन में यह शख्स काम करने के लिए गया हुआ था और वहां पर इसकी मौत हो गई। अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। दुबई में चिरमिरी के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। काम करने के लिए यह शख्स वहां पर गया हुआ था। विवेक इसका नाम बताया जा रहा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की अब यह मांग है कि बॉडी को किसी तरह से भारत उनके घर लाया जाए। केंद्र और राज्य सरकार से इसके लिए उन्होंने गुहार लगाई है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गई भैंस पानी में, लेकिन आपको बताते हैं कि भैंस अब कैसे निगम अधिकारियों के अधीन हो गई। दरअसल ग्वालियर में नगर निगम की भैंस कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर भैंस को जब्त किया गया और अपने साथ निगम के अधिकारी ले गए। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। नगर निगम का पीएचई अमला जल कर की वसूली के लिए एक डेयरी संचालक के पास पहुंचा। उसका काफी समय से कर बकाया था, लेकिन डेयरी संचालक बालकृष्ण को नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने टैक्स नहीं भरा। ऐसे में उसका 1,29,000 रुपए का टैक्स जमा नहीं हुआ, जिसके अंतिम नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं करने पर डेयरी संचालकों ने भैंस को जब्त कर लिया। और सीधी में मन्नत पूरी होने पर एक शख्स ने मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी, जिसके बाद ग्रामीण मंदिर के बाहर पूजा पाठ करने में जुट गए। एक रिपोर्ट। सीधी के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में जीभ काटकर देवी प्रतिमा में चढ़ाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऐसा ही नजारा सिहाबल विधानसभा क्षेत्र के बिठौली गांव में देखने को मिला, जहां मंदिर में अनिल वंसल नाम के युवक ने परिवार वालों के सामने ही अपनी जीभ काटकर देवी प्रतिमा को अर्पित कर दी। यह युवक परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने गया था। उसकी मन्नत पूरी हो गई थी। ऐसे में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए उसने जीभ ही काटकर अर्पित कर दी। इस घटना की सूचना के बाद स्वास्थ्य अमला सहित पुलिस भी अलर्ट हुई और मौके पर पहुंची। युवक की पत्नी उर्मिला बंसल ने बताया है कि पति ने मन्नत मांगी थी। पोकलेन मशीन चलाना सीख जाने पर देवी मां को अपनी जीभ चढ़ाएंगे। युवक की पत्नी और ग्रामीणों का दावा है कि युवक की जीभ वापस आ जाएगी। मन्नत थी जीभ चढ़ाने के लिए, बोले थे कि मैं मशीन सीख जाऊंगा तो जीभ चढ़ाऊंगा। कौन सी मशीन? ऑपरेटर बन जाए। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपके पति का? अनिल बंसल। और कौन कौन था साथ में? मेरे मौसी थे और यहाँ की जो मतलब रहते थे पंडा लोग। कितने लोग थे? 5 लोग कुल मिला के थे। 5 लोग। हाँ। ये बताइए, ये निर्णय तो जानलेवा भी हो सकता है ना, जान भी न जा सकती है, तो आपने क्यों मना नहीं किया? अब मैं क्या मना करूँ, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो देवी बोली कि मेरी जो मन्नत है पूरा करो तो तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मन्नत पूरी कर दिया, मैं अब क्या करूँ। जीभ काट के चढ़ाई देनी। हाँ। एक पला का मानी थे, अंधविश्वास मानी थे, आस्था मानी थे, ये जानलेवा हो सकता है भाई। अरे होई गा माने रहा होई तो ओकर जीभ मिली देवी देही, ऐसा कोनो बात नहीं है। माने रहा होई तो ओकर दे दी, तंग न खाली करी दे देही ओकर जीभ। मतलब यह मन्नत पूर्ण होती। हाँ। जिले के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। आदिवासी मन की मुराद पूरी होने पर अपनी जीभ तक अर्पित कर देते हैं। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, ग्रामीणों का विश्वास है कि देवी प्रतिमा को अर्पित की गई जीभ वापस आ जाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। और बढ़ते आगे। दरअसल जेपी नड्डा ने ट्विटर पर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स उन्होंने किए। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से दिए गए विवादित बयान पर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और इसके बाद जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा और निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। फिर चौकीदार चोर का वीडियो, चौकीदार चोर का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने ऐतराज जताया और इस नारे पर जनता जनार्दन की अदालत ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई
और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा है और समझ बहुत छोटी। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाया। सूरत कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है, परंतु राहुल और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं और निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स कर राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर निशाना साधा और इस बारे में कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पर और कहा कि राहुल गांधी की अहंकार बहुत बड़ा है, उनकी सोच समझ उनकी बहुत छोटी है। इस विषय को लेकर जेपी नड्डा की तरफ से जो ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए, पूरे ट्वीट्स की एक सीरीज जिसमें राहुल गांधी को लेकर ही उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया है और ओबीसी समाज इस अपमान का बदला लेगा और इसके लिए ओबीसी समाज उन्हें माफ नहीं करेगा और ओबीसी समाज से इस अपमान का बदला लेने की बात उन्होंने कही है। ट्विटर पर अपनी बात लिखते हुए ओबीसी समाज राहुल से इस अपमान का बदला लेगा, जेपी नड्डा ने कहा। आपको बता दें कि मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है, क्योंकि इससे पहले चौकीदार चोर है और कई राफेल के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा कई अन्य मामलों को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी चुनाव प्रचार के दौरान, इस पर जेपी नड्डा ने उन सभी विषयों को एक साथ सिलसिलेवार ट्वीट्स में जाहिर किया। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंस